हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। यह आपके केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 17 और भी लेक्चर्स को दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको बता दें कि यह आपके वीडियो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 18 में हम आपको टॉपिक एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। इससे पहले भी हमने और भी बहुत सारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स में सेम टॉपिक एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया है, और अप टू आपको 21 लेक्चर तक हम आपको एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। और फिर नेक्स्ट आपको आने वाले समय में और भी आगे जो कुछ और भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे। बच्चे, आपको हम हमेशा बोलते हैं कि जनरल साइंस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप वाइड रेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे इससे क्वेश्चंस हम बनाए जा सकते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ से मिलता है पढ़ने के लिए उन सभी जगह से पढ़ते चलिए, ताकि क्या हो, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपके और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा, उतना ही ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में बढ़ने से पहले बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल इथाइल मरकैप्टेन, द केमिकल इथाइल मरकैप्टेन एडेड टू दी अदरवाइज आउटडोर एलपीजी कुकिंग गैस फॉर इम्पार्टिंग अ डिटेक्टेबल स्मेल टू द गैस इज कंपाउंड ऑफ। यानी आपके इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने एक बताया है, सेम क्वेश्चंस नहीं था, लेकिन वहाँ पे हमने एलपीजी क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, इससे जब क्वेश्चंस हमने आपको दिया था तो उसमें हमने आपको सिखाया था कि इथाइल मरकैप्टेन एक कंपाउंड होता है जो कि हम एलपीजी गैस के स्मेल को पकड़ने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिर ठीक है, इथाइल मरकैप्टेन तो डालते हैं, तो लेकिन ये जो इथाइल मरकैप्टेन होता है ये किस आपके एलिमेंट का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि ये जो इथाइल मरकैप्टेन होते हैं ये आपके सल्फर के कंपाउंड होते हैं। किसके? सल्फर के। और इथाइल मरकैप्टेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है C2H5SH। क्या होता है? C2H5SH। ठीक है, और इस इथाइल मरकैप्टेन के बच्चे जनरल जो फार्मूला होते हैं, जनरल केमिकल फार्मूला आप कह सकते हैं। जनरल केमिकल फार्मूला होता है बच्चे RSH, और R क्या होता है बच्चे? ये R यहाँ पे C2H5 होता है। ठीक है, तो आपको इतना नहीं जानना है, आप इसको सीखें कि C2H5SH। और ये भी आपको याद नहीं रहे तो इतना जरूर याद रखिए कि ये जो इथाइल मरकैप्टेन होते हैं इसमें सल्फर का क्या होता है बच्चे? एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कुछ और आपको बता दें इथाइल मरकैप्टेन के बारे में कि इथाइल मरकैप्टेन जो होते हैं बच्चे, ये एक वोलेटाइल कहने का मतलब उड़ जाने वाले, यानी जैसे ही बाहर वो आएंगे क्या करेंगे, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, और ये वोलेटाइल होता है, और इसका क्या होता है? अनप्लीजेंट कहने का मतलब अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी जो पसंद ना आए, यानी अच्छा स्मेल ना हो। तो देखिए, एलपीजी गैस लीक करता है तो अच्छा स्मेल थोड़ी होता है, वो तो बेकार स्मेल होता है। तो इसके कारण यहाँ पे हम अनप्लीजेंट ऑर्डर डालते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है। ठीक है, ऑर्डर मतलब स्मेल होता है यहाँ पे। इथाइल मरकैप्टेन का एक और नाम होता है बच्चे, उसे हम थायोल भी कहते हैं, और बच्चे थायोफिनॉल। क्या कहते हैं? थायोफिनॉल। थायोल और थायोफिनॉल दोनों हम कहते हैं किसे? इथाइल मरकैप्टेन को। तो इथाइल मरकैप्टेन किसका कंपाउंड होता है? सल्फर का कंपाउंड होता है। ये एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है और इसके अनप्लीजेंट स्मेल होते हैं। ठीक है, इथाइल मरकैप्टेन को हम थायोल और थायोफिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेवी वाटर इज, क्या है? हेवी वाटर। तो हमने आपको ये क्वेश्चन एक सिखाया था कि वाटर के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। वाटर के कितने? 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है बच्चे? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो जो बच्चे वहाँ पे हमने आपको सिखाया था, ड्यूटेरियम जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? हेवी वाटर कहते हैं, हेवी वाटर कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है बच्चे D2O होता है। क्या होता है? D2O। हेवी वाटर को हम ड्यूटेरियम कहते हैं, और ये क्या होता है बच्चे? आपका D2O इसका कंपाउंड केमिकल फार्मूला होता है। तो क्या हो गया बच्चे इसका आंसर हो गया बच्चे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम हेवी वाटर कहते हैं और इसका फार्मूला होता है बच्चे D2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। द ग्रुप ऑफ मेटल फेकोनी, FeCONi में बी बेस्ट एज। तो इसको याद करके रखिएगा। फेकोनी क्या है? फेकोनी। Fe से आयरन, Fe से क्या होता है बच्चे? आयरन। CO से क्या होता है? कोबाल्ट। ठीक है, Ni से क्या होता है? निकेल। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो इसको हम फेकोनी भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका होता है फेकोनी, ये आपका बताया जा रहा है कि किस ग्रुप का मेटल होता है, ये आखिर किस ग्रुप का मेटल होता है। ठीक है,
तो ये जो होता है बच्चे आपको याद रखना है कि ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इसे हम फेकोनिको जो आयरन कोबाल्ट निकल होते हैं इसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, क्योंकि ये जो मेटल होते हैं वो बच्चे डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। किसके? डी ब्लॉक के मेटल। तो आपने पढ़ा होगा अगर पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल होते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और ये जो ग्रुप नंबर 3 से 12 नंबर ग्रुप के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपके लिए फिगर दिया है पीरियोडिक टेबल के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और 12 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये जो है आपका पीला वाला जो बॉक्स है जिसको अभी हमने घेरा है, ये जो क्या है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और इसे ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? फेकोनी कहते हैं। और ये जो हमारा आयरन कोबाल्ट निकल है ये एलिमेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फेकोनी, क्या बोले हम? फेकोनी बोल रहे हैं। तो आयरन कोबाल्ट निकल के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आयरन कहाँ पे हमारा, देखिए आयरन यहाँ पे है, देखिए मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए आयरन यहाँ पे दिख रहा है 26 नंबर पे, और कोबाल्ट यहाँ दिख रहा है और निकल यहाँ दिख रहा है। तो देख रहे फेकोनी एक ही साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से? डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इसे अब समझना था आपको कि यहाँ के ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं, और ये 3 से 12 नंबर ग्रुप के बीच में लाई करते हैं, और इसे हम डी ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका याद रख लीजिए, फेकोनी, आयरन कोबाल्ट एंड निकल। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटेड ऑफ, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटेड ऑफ। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस। क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, आपके आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देते हैं। आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये जो जिंक का अगर आयरन के ऊपर अगर हम कोटिंग कर देंगे तो ये जो हमारे आयरन को, ये जो कोटिंग होगा जिंक का, वो हमें हमारे आयरन को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, कंटेक्ट में लाने से बचाएगा। और एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में नहीं आएगा आयरन, हमारा जो हमारा लोहा है वो एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में अगर नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो रस्टिंग नहीं होगा। तो इसी रस्टिंग के प्रोसेस को, यानी इसी रस्टिंग से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम जिंक से कोटिंग करते हैं अपने आयरन मेटल को। किससे? आयरन मेटल को हम जिंक से कोटिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ती लोहे के चद्र को एक कोटिंग किया जाता है। किससे? जिंक से। किससे? जिंक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन आयरन नेल गेट रस्टेड, जब आपके आयरन नेल यानी लोहे जो होते हैं वो जब आपका रस्ट कर जाते हैं, जंग लग जाते हैं, तो आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, आपका आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है विदाउट एनी चेंजिंग इट्स वेट ऑफ नेल, क्या उसके वेट में, यानी उस आपके जो आयरन है उसके वेट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, या फिर उसके वेट में डिक्रीजिंग आता है, या फिर उसके वेट में इंक्रीजिंग होता है, या फिर कोई चेंजिंग इसमें इनके कलर और वेट किसी में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये तो हमारा गलत हो गया, कलर में तो सबसे पहले दिख जाता है चेंजिंग आना। ठीक है, जहाँ तक वेट की बात हो रही है तो वेट को हम समझते हैं कि क्या वेट में चेंजिंग आता है या फिर नहीं आता है, क्या वेट इंक्रीज करता है या तो क्या वेट हमारा डिक्रीज करता है। तो चलिए इस बात को हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए आयरन नेल जब रस्ट होता है तो वो हमें आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या करता है? आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो देखिए आयरन हमें हमेशा आपको बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो Fe+O2 रिएक्ट करके हमें बनाता है Fe2O3। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, Fe2O3। तो क्या होता है बच्चे कि आयरन के ऑक्साइड जैसे ही बनता है तो इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडेड हो जाते हैं, एडेड ऑक्सीजन, सम एडेड ऑक्सीजन, यानी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं बच्चे, इसमें ऐड हो जाते हैं। और इसी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के ऐड होने के कारण हमारा जो वेट होता है आयरन नेल का, वो क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। बस थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा वेट में इंक्रीजमेंट देखा जाता है। ठीक है, जैसे ही आपके कोई आयरन नेल रस्ट कर जाते हैं तो जो आपके आयरन ऑक्साइड फॉर्म होते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर जाता है। ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और जैसे ही ये आपके ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का भी तो कुछ अपना मास होता है, तो वो मास आपके आयरन जो रस्ट होंगे, जो रस्टिंग किए हुए आयरन होंगे आयरन ऑक्साइड में, वो उसमें कुछ मास ऐड हो जाएंगे, उस एडिशन से क्या होगा, आपका आयरन नेल का वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बच्चे ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके कुछ इंक्रीज हो जाएंगे उसके आयरन नेल के वेट में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।